A very good evening, everyone. I really hope you all doing great and staying absolutely safe as well. उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस सेशन में एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतरीन हैं और एक बहुत ही शानदार सेशन के साथ आशीर्वाद करेंगे क्लास को। बिल्कुल जी। तो 1857 की जो रिवोल्ट है, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। 1857 की जो रिवोल्ट है उसके ऊपर मैंने कई बार देखा है कि अ लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव मच क्लैरिटी। तो वो मेरे हिसाब से क्लैरिटी लेना बहुत जरूरी है, आपको उन चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड दैट इज प्रिसाइसली हाउ इट बेसिकली इज गोना वर्क। काफी इंटरेस्टिंग चीज है। नहीं नहीं बेटे, रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ाऊंगा ना, तो काफी इंटरेस्टिंग ये पूरा का पूरा एक आइडिया है रिवोल्ट ऑफ 1857 का, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और ऐसी ऐसी चीजें मैं बताऊंगा जो मेन स्ट्रीम बुक्स में नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो वो जो भी मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके सामने बेहतरीन तरीके से रखूंगा एंड वी आर जेन्युइनली गोइंग टू understand all the nitty-gritties which are basically involved in this topic. ठीक है जी। सो आई एम होपफुल। बेटे वो बाद में करनी है जो आप कह रहे हो ना, अदर रिवोल्ट्स वो बाद में करवाऊंगा, ठीक है। सो आप चिंता ना करें, आज मैं रिवोल्ट ऑफ 1857 ही करा रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्ट तो है ही है, मेरे हिसाब से कि एग्जामिनर के हिसाब से भी है। तो हमें ऑफ कोर्स उसको भी तो एक आइडिया लेकर चलना ही होगा, तभी पूरी की पूरी क्लैरिटी हमारे सामने बनेगी। ठीक है जी। Anyways, now having said that, whenever I say revolt of 1857, इस पे कौन सा एक पूरा पर्सपेक्टिव है जो हम लोग निकालें या हम लोग लेकर चलें, वो बहुत जरूरी है। ठीक है नितिन, मैं वो ट्राई कर लूंगा बेटे, विल सी टू इट। सबसे पहली बात है 1857 की जो रिवोल्ट है, की जो रिवोल्ट है वो इतनी स्पेशल क्यों है, ये सबसे एक पहला सवाल आता है कि भाई रिवोल्ट्स बहुत हुई अंग्रेजों के खिलाफ, मैं आपको एक क्लास में करवाऊंगा भी। हाँ जी, विल टॉक अबाउट दैट। लेकिन ये रिवोल्ट में कुछ अलग बात थी, रिवोल्ट कुछ खास थी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस एंड एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि इस रिवोल्ट में हमने ये ऑब्जर्व किया, वी आर ऑब्जर्विंग वन थिंग दैट किस प्रकार से इस पर्टिकुलर रिवोल्ट के टाइम पे हम देखते हैं कि जो पार्टिसिपेशन है इट वाज ह्यूज, और अदर आई वुड से इट वाज मैसिव। अच्छी खासी एक बहुत बेहतरीन जो पार्टिसिपेशन है वो हमें देखने को मिल रही है। सॉर्ट now since we are seeing this massive participation, this is what is making this revolt very much special, very much important. huge मतलब बहुत बड़ी। तो हाँ जी, कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल। अब वो जैसे कहते हैं ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यहां पर भी कुछ इसी प्रकार की चीजें आप कह सकते हैं कि हुई हैं कि भाई एक एक्शन है ब्रिटिश का, और वो एक्शन क्या है? वो एक्शन तो सिंपल सा है कि भाई उन्होंने एक इंडियंस के ऊपर अपना दबदबा जमाया है, एक इंडियंस के ऊपर बहुत ज्यादा उन्होंने अत्याचार किया है, एक्सप्लॉयटेशन किया है, शोषण किया है, और उसी के रिस्पॉन्स में हमें ये चीज देखने को मिली। तो पहले तो आपको ये बात मैं समझा दूं कि ये क्लैरिटी होनी जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी। पोर्टुगीज के बाद इंग्लिश है? नहीं निष्ठा, पोर्टुगीज ऑफ कोर्स डच आएंगे थोड़े, फिर इंग्लिश आएंगे। नोट्स में हो सकता है कुछ 19 हो जो मैंने पढ़ाया बिल्कुल सही, ठीक है, बाई चांस वो टाइप हो सकता है। एनीवेज, अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात आती है कि ठीक है भाई, तो इसके बारे में क्या किसी ने लिखा उस समय, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी स्टार्ट हुई है क्लास, ठीक है। हाँ जी नितिन, मैं वही आपको बता रहा हूँ, सुन लो। तो इसको कई नाम दिए गए, किसी ने सिपाहियों का बोला कि भाई ये तो एक बगावत सी थी, कुछ लोगों ने बोला कि ग्रेट इंडियन रिवेलियन थी, कुछ ने बोला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। लेकिन बात है 1909 की, वीडी सावरकर इस पे एक किताब लिखते हैं, वीर सावरकर, वीडी सावरकर, और उस किताब के अंदर वीडी सावरकर ने एक बड़ी खास चीज लिख डाली, एक बहुत खास चीज, बहुत बड़ी चीज लिखी वीडी सावरकर साहब ने, और वो था कि भाई इसको इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन्होंने कह दिया। क्या बोला? इट वॉज इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत बड़ी चीज थी ये जो उन्होंने बोली। अब जैसे ही वीडी सावरकर साहब ने इसको इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला तो सबका नजर गया इसकी तरफ, जबकि 1857 में हो चुकी थी, लेकिन उस समय किसी ने इतना इस पर फोकस नहीं किया था जितना बाद में जाके फोकस किया। ये आप नोटिस करिए। हैविंग सेड दैट, ये चीज अंडरस्टैंड करने लायक है कि किस प्रकार से हम लोग ये एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इन चीजों को देख रहे हैं। वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एज वेल। क्लियर? हैविंग सेड दैट, एक छोटा सा यहाँ पे आइडिया जो मैं आपको देना चाहता हूं, उसको आप देखिएगा बेहतरीन तरीके से कि हम लोग
कैसे ये पूरे पॉइंट्स को माइंड में रख के चल सकते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हाउ कैन वी कीप देम इन माइंड? सबसे पहली बात आती है कि भाई कारण क्या था इस रिवोल्ट का, व्हाट एग्जैक्टली वाज द रीजन। सिंपल है, रीजन आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इट वाज प्योर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण। आपको पता है किसी का फायदा उठाना, एक्सप्लॉयटेशन। आपसे कोई कमजोर है, अगर उसका फायदा उठा रहे हो, आप एक्सप्लॉयट कर रहे हो उसको। ये एक सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट बनकर उभरता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। फाइन, हैविंग सेड दैट, हर सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन है, बिल्कुल प्रतिमत। यहाँ पे फार्मर्स यानी कि हमारे किसान भाई, ये भी एक्सप्लॉयटेड थे। जो किंग्स थे या फिर क्वींस थी या फिर उनके जो प्रिंस थे, बच्चे थे, वो भी एक्सप्लॉयटेड थे। यहाँ पर सिपाही जो थे, सिपॉइज, वो भी एक्सप्लॉयटेड थे। जो आम आदमी है, कॉमन मैन है, वो भी एक्सप्लॉयटेड था। हर प्रकार से आप देख सकते हैं बेटे, फायदा मतलब अपने फायदे का ही सोचना, लोगों के फायदे का ना सोचना, उसकी बात मैं यहां पर कर रहा हूं। तो व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग डन, सब लोग सिर्फ और सिर्फ अपने ही फायदे की यहां पर बात कर रहे हैं, ये आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा। सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है? समझ आया कि नहीं आया? मतलब ये माइनर सी चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो इसमें तो कोई आई थिंक दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी, नोबडी इज हैविंग एनी इश्यूज विद दैट। अब यहां पे, ठीक है, इनिशिएट कहां से हुआ सब बताऊंगा दिव्यांशु, चिंता ना करो बेटे, सब बताऊंगा। इतना तो आपको पता चला कि भेदभाव हो रहा था बहुत ज्यादा, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कारण थे। घनश्याम, कौन कर सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन? ब्रिटिश ही करेंगे ना बेटे, अंग्रेजी करेंगे, और कौन करेगा? चल, अब कुछ और भी कारण थे। फॉर एग्जाम्पल सोशियो इकोनॉमिक रीजन भी थे बेटे। आप एक चीज सोचो, ब्रिटिश ने तो 1829 में सती को भी अबॉलिश कर दिया। 1856 के आसपास हमने देखा कि जो विडो थी, उनका जो रीमैरिज था वो होना स्टार्ट हो गया था इंडिया में, लीगलाइज कर दिया इन्होंने। अब पॉइंट क्या था यहाँ पे? पॉइंट ये था कि अंग्रेजों की तरफ से तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन हमारे जो कुछ कंजर्वेटिव लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो भाई इस चीज को पसंद नहीं कर रहे थे, उन्होंने इसको गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि भाई अंग्रेज गलत कर रहे हैं, वो हमारे कल्चर में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। ना सिर्फ ये, people were convinced that the government was planning to convert Indians into Christianity। बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज आ रहे थे। क्रिश्चियन मिशनरी समझते हो ना, तो जो क्रिश्चियन धर्म में से कन्वर्ट करते हैं, तो वो लोग आ रहे थे, तो लोगों के दिमाग में ये भी शक शुबा पैदा हो रहा था। तो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आया? तो वी आर सपोज टू बी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट प्रिसाइसली। एवरीवन, एनीवन हैविंग एनी डाउट फॉर दैट मैटर, दे श्योरली कैन लेट मी नो। तो अब बिल्कुल देखो, अच्छी चीज थी, लेकिन इंडियंस को लगा कि भी आप तो अटैक करो हमारे रिचुअल्स पे, ठीक है, इनसिक्योर फील कर रहे थे। एक और चीज देखिएगा, ठीक है नितिन, वो जो आप व्यूज की बात कर रहे हो, वो अगर आप आईएएस के लिए हिस्ट्री ऑप्शन पढ़ रहे हो तब तो जरूरत है, यहां पे वो जरूरत नहीं है, इस कंटेक्स्ट में इसकी जरूरत नहीं है बेटे, ठीक है? यहां पे हम वही जो न्यूट्रल व्यू है वही लेकर चलेंगे, सबका मिक्स। एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की जब मैं बात करता हूं, कहते हैं ना प्रिंसली स्टेट्स एनेक्स हो गई, वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड, चाहे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति हो, चाहे वो सहायक संधि हो यानी कि सब्सिडी अलायंस हो, दोनों बहुत ज्यादा परेशान करते थे रूलर्स को, इससे बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो अब जब दिक्कत होगी तो उसका कहीं ना कहीं तो वो निकल कर आएगा रेप्रिकॉशन, तो ये हमें देखने को यहाँ मिल रहा है। वी आर सपोज टू नो दैट। क्यों, मेरी बात समझ में आएगी नहीं? तो एनेक्स मतलब कब्जा कर लेना, एनेक्सेशन मतलब टू कैप्चर, इसको कहते हैं एनेक्सेशन। हैविंग सेड दैट, अब एक और छोटी सी चीज है जो कि हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे, वो क्या है वो हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। लेट अस ट्राई टू लुक इनटू दैट पॉइंट। क्या है वो? मतलब माइनर सी चीजें हैं, कोई बहुत ज्यादा ऐसी चीज नहीं हाई फाई जो आपको समझ ना आ सके, दे आर वेरी माइनर थिंग्स। सो द आइडिया इज, हाँ अवध पे तो मिसगवर्नेंस का चार्ज लगाया ही है। अब हमारे जो अपने सिपाही हैं, जो सिपॉइज हैं, इनके खिलाफ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। अब इतनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, ये भी बड़ी दिक्कत की बात है। इंडियन सिपाहीज वर ट्रीटेड रफली, अब्यूज होते थे उनपे, बहुत ज्यादा वफादार थे लेकिन फिर भी प्रमोशंस नहीं होती थी, बड़ी दिक्कत थी। अब ये सब तो चल ही रहा था, उसके साथ इस आग में थोड़ा सा और चिंगारी डालने के लिए एक चीज आई जिसको हम बोलते हैं एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया। एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस कहां किया गया पता है आपको? 19th नेटिव इन्फेंट्री एट बहरामपुर, वेस्ट बंगाल। बैरकपुर में तो चलो बाद में हुआ है, सबसे पहले यहां पे ये चक्कर पड़ा। बात है फरवरी की बात है, तो वहां पे जो उनका कमांडिंग ऑफिसर था विलियम मिचेल, उसने बड़ा कोशिश किया समझाने का, लेकिन कोई नहीं समझा। विलियम मिचेल की एक बात ना सुनी किसी ने, एक बात ना मानी,
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। दिस इज वन पॉइंट विच वी आर सपोज टू बी अंडरस्टैंडिंग। एनीवेज, अब ध्यान दीजिएगा, अल्टीमेटली ये जो पूरी की पूरी रेजिमेंट है ना, यहाँ पे जो इन्फेंट्री है, इसको इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने डिसबैंड कर दिया, इस पूरे के पूरे लोगों को कोर्ट मार्शल कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो कमांडिंग ऑफिसर था, इसका भी कोर्ट मार्शल वो सबका हुआ। बाद में चिंगारी उड़ती उड़ती पहुंची कहाँ पे, बैरकपुर, जो कि बंगाल में था ऑफकोर्स, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट तक पहुंची। और यहाँ पे ये चिंगारी भड़की तो मंगल पांडे ने भी, जो कर्नल व्हीलर थे, उसको बोल दिया कि मैं यूज नहीं करूंगा। बीएनआई मतलब होता है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यूनिट। ये रेजिमेंट्स के नाम होते हैं चंदन, आप आर्मी में जाएंगे तो आप भी ये यूज करेंगे। तो अब लेजेंड मंगल पांडे ने अपनी बात उठाई, मंगल पांडे को हैंग कर दिया इन्होंने, फांसी दे दी। अब यहां से बेसिकली स्टार्ट हो रही है म्यूटिनी। म्यूटिनी मतलब होता है बगावत। मतलब आपने क्या देखा होते हुए कि यहाँ पे अंग्रेजों को साफ साफ बोला जा रहा है कि भाई हम कुल मिला के आपकी जो भी बात है उसको मानेंगे नहीं, हम जो भी आप करवाना चाह रहे हैं वो हम नहीं करेंगे। ये चीज यहां बोली जा रही है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हाँ भाई, क्लियर हुआ? सो वी आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलो, अब यहां पे चिंगारी तो भड़क गई थी, लेकिन वो फैलती फैलती कहां पे पहुंची, वो पहुंची मेरठ। हाँ जी, बिल्कुल ऑफिसर्स को मारा भी है, बिल्कुल मारा है जी, नो डाउट अबाउट इट, बिल्कुल मारा है। तो आपने कोशिश क्या करनी है कि इन पॉइंट्स को आप बढ़िया से अंडरस्टैंड भी करें, इन पॉइंट्स को समझें, और उसके हिसाब से ही पूरी की पूरी क्लैरिटी आपको मिलनी है। ठीक है, एनी डाउट्स? इजी है, चलो बहुत बढ़िया। एनीवेज, हैविंग सेड दैट, आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये चिंगारी बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गई बेटे, मेरठ पहुंची। वहां पे भी थर्ड नेटिव कैवलरी थी, उन्होंने भी रिवोल्ट कर दी, म्यूटिनी कर दी। और उसके बाद असली चीज स्टार्ट होती है, ये सब बढ़ना स्टार्ट होते हैं किस तरफ, दिल्ली की तरफ। दे ऑल स्टार्ट गोइंग टू दिल्ली। दिल्ली ही क्यों, यहाँ पे आपको प्लान ऑफ एक्शन समझ आएगा। दिल्ली में सब जाना स्टार्ट होते हैं क्योंकि इनको लगता है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजों को भारत से भगाएंगे, और उसके बाद हम लोग भारत में किसको लेकर आएंगे, what exactly are we going to take inside India, bring inside India, that is the British Empire. So हम लोग ब्रिटिश एम्पायर जो है कहीं ना कहीं उसको हटा के मुगल बादशाह को लेकर आएंगे। मुगल बादशाह जो बहुत कमजोर था, बहुत वीक था, उसको लेकर आएंगे, बहादुर शाह जफर को लेकर आएंगे। अब ये तो इनकी सोच थी, लेकिन ये सोच बहुत ज्यादा क्या थी, गलत थी। सोच गलत क्यों है, मतलब वाई डू आई से कि ये जो सोच है ये बहुत ज्यादा हेल्दी सोच नहीं है। उसका एक बहुत सिंपल सा देखिए रीजन है, क्योंकि मुगल एम्पायर में वो स्ट्रेंथ ही नहीं बची थी कि आप एक्सपेक्ट कर सके कि मुगल एम्पायर कुछ कर सकता है आज की डेट में। एट दैट पॉइंट इन टाइम इट वाज ऑल वेरी मच वीक। तो आप तो कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते उससे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। दिस इज व्हाट द बेसिक प्रॉब्लम वाज। सफिशिएंट है जी, बिल्कुल सब मैं बताऊंगा आपको भूपेंद्र, चिंता ना करो। अब एनीवेज, काफी सारे और भी लीडर्स हैं, मैं उनकी बात करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि दिल्ली में हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि बहादुर शाह जफर की हेल्प करने के लिए जनरल बख्त खान आते हैं। सो जनरल बख्त खान इज कमिंग टू हेल्प द बहादुर शाह जफर, और ये एक बहुत बड़ी चीज होती है यहाँ पे। तो आप ये बात याद रखिएगा कि बरेली से स्पेशली जनरल बख्त खान आते हैं। क्लियर? नाउ बेटे, नेटिव कैवलरी मतलब एक नाम है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ नेम। सॉर्टेड। हैविंग सेड दैट, हम लोग क्या देखते हैं, अब सीज ऑफ दिल्ली स्टार्ट होती है। व्हाट इज सीज ऑफ दिल्ली? सीज ऑफ दिल्ली मतलब एक तरफ ब्रिटिश और एक तरफ कौन है, एक तरफ हमारे पास है रेबल्स। ये आप याद रखिएगा, वेरी सिंपल पॉइंट दिस इज। तो जब तक आप मतलब यहां पे पूरी की पूरी नहीं क्लैरिटी लोगे, तब तक आपको वो चीज समझ ही नहीं आएगी। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वी गॉट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सॉर्टेड है जी, चलिए। एनीवेज, हैविंग सेड दैट, रेबल मतलब होता है जो विद्रोह करते हैं बेटे, उसी को बोलोगे ना रेबल। जो भी व्यक्ति है विद्रोह का झंडा बुलंद कर रहा है, उसी को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं ऐसे। आई होप इट्स क्लियर। हैविंग सेड दैट, एक चीज आप नोटिस करिएगा जो और ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। वी हैव टू बी वेरी क्लियर इन दिस आइडिया, क्योंकि जब तक पूरी क्लैरिटी नहीं मिलती तब तक आपको समझ नहीं आएगा ये सारे पॉइंट्स का। तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर इन दैट। एनीवेज, हैविंग सेड दैट, सीज मतलब होता है एकदम, जैसे हम कई बार बात करते हैं ना सीज की,
तो सीज का मतलब बहुत सिंपल है, एवरीवेयर यू विल सी पीपल कमिंग इन सराउंडिंग अ प्लेस, घेर लेना। अब सीज ऑफ दिल्ली स्टार्ट हुई है, ठीक है, ठीक है, नहीं मुगल एम्पायर खत्म हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा इसी क्लास में। मेन कमांडर बहादुर शाह जफर है, सब उसके अंडर काम कर रहे हैं। अब आप देखिएगा इसके अंदर कई लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई ब्रिटिश की तरफ से, जैसे जॉन निकलसन। ये कश्मीरी गेट पता है दिल्ली में, कश्मीरी गेट, आईएसबीटी कश्मीरी गेट पता है, वहां पे भी सीज हुई थी। तो वहां पे ये देखो पालकी में बैठा हुआ है, ऑलमोस्ट डेथ हो गई थी इसकी। लेकिन अपनी डेथ से पहले बहादुर शाह जफर को इसने पकड़वा लिया था सितंबर में। तो कहने का मतलब ये है कि बाय सितंबर बहादुर शाह अरेस्ट हो गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिवोल्ट थम जाएगी, रिवोल्ट बाकी सेंटर्स पर जिंदा रहेगी। रिवोल्ट जो है वो बाकी सेंटर्स पर तो कंटिन्यू करेगी, सिर्फ यहां पर आप देखेंगे कि जो रिवोल्ट है वो ठंडी पड़ गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा सब लोग। एनीवेज, तो अगला जो मैं पॉइंट आपको बताना चाहता हूं यहां पे, जैसे कानपुर ही ले लो। कानपुर में कौन एक्टिव था? इट वाज दिस पर्सन, नाना साहेब। नाना साहेब कौन है? पेशवा बाजीराव टू, जो कि लास्ट पेशवा थे, उनका अडॉप्टेड सन था। अब डॉक्ट्रिनल लैप्स की वजह से इसको भी कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। ही वाज सर्टेनली नॉट गेटिंग एनी हेल्प एट ऑल। सिंस ही इज नॉट गेटिंग एनी हेल्प एट ऑल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ आया? तो आपको ये पूरा जो पॉइंट है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू आर सपोज्ड टू बी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट वेरी केयरफुली। सॉर्टेड है? एनीवेज, हैविंग सेड दैट, अब हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कि तात्या टोपे भी इनकी हेल्प कर रहा था। अजीमुल्ला खान था इनका दीवान, वो भी इनकी हेल्प कर रहा था। तो क्वेश्चन में आएगा कि अजीमुल्ला खान वाज एक्टिव वेयर, तो आप लिखोगे कानपुर। कानपुर जो है इसकी कहानी बड़ी खतरनाक है, बड़ी सही में खतरनाक है। तो मैं बताता हूँ कैसे है। सीज ऑफ कानपुर भी हुई। कानपुर को ऐसे कौनपुर लिखते थे ब्रिटिश, कौनपुर मतलब कानपुर ही है। एनीवेज, ये जून 1857 में हमने देखा, ह्यूज विलर होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर, इसको तो रेबल करके ओवर पावर। उसके बाद जुलाई का टाइम है, जनरल हैवलॉक आए। जनरल हैवलॉक ने आके यहाँ पे नाना साहब के पैलेस के ऊपर अटैक किया, उसको कैप्चर किया। और ब्रिटेन में भी अब समझ आ चुका था कि पानी सर से ऊपर जा चुका है। तो उन्होंने क्या किया, कोलिन कैम्पबेल जो है उसको इंडिया में जो आर्मी है उसका कमांडर इन चीफ, मतलब ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने खुद भेजा कोलिन कैम्पबेल को इंडिया में। ये एक बहुत स्पेशल बंदा था। ये कोलिन कैम्पबेल आता है और कोलिन कैम्पबेल आके फिर कानपुर पे कब्जा करता है। तो याद रखिएगा कोलिन कैम्पबेल भी कानपुर में एक्टिव है। मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा एक पूरी की पूरी, लेकिन आपको पता चाहिए कोलिन कैम्पबेल ब्रिटिश में सबसे इंपॉर्टेंट है जिसने कुछ किया है। तो तांतिया टोपे तो भाग उठा कानपुर से, और तांतिया टोपे का असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। बिल्कुल सही बात है जी, रामचंद्र पांडुरंगा इज द रियल नेम ऑफ तांतिया टोपे। सो वो भाग खड़ा हुआ, उसके बाद उसने रानी लक्ष्मीबाई को ज्वाइन कर लिया। अब रानी लक्ष्मीबाई का भी रियल नेम क्या है? मणिकर्णिका तंबे है, आई थिंक आपको पता है ये बात। एनीवेज, तो एक बहुत पॉपुलर लीडर थी। अब हुआ क्या था, उनके भी बेटे को ये लोग नहीं बनने दे रहे थे, अगला जो रूलर है, उसी की वजह से वो फाइट कर रही थी। तो ब्रिटिश जनरल ह्यूज रोज जो है, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ अटैक किया। तो ये बात याद रखिएगा। हालांकि 1858 में उन्होंने अपना बलिदान दिया रानी लक्ष्मीबाई ने, लेकिन ये कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा वो ब्रिटिश ऑफिसर है जिन्होंने उसको प्रेज किया। गेटिंग इट? तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ठीक है? क्लियर हो गया इतना? मूविंग अहेड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अवध। ठीक है, तांते टोपे को ही क्यों अरेस्ट किया गया? बेटे अरेस्ट करके फांसी चढ़ा तो दिया, मार तो दिया। अरेस्ट करके क्या किया? आरती थोड़ी उतारी, मारा तो है ही है बेटे, तो वो तो फैक्ट की बात है ही है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करते हैं बेगम ऑफ अवध की। बेगम ऑफ अवध, वाइसरॉय तो मैं बोलूंगा, गवर्नर जनरल बोलूंगा, लॉर्ड कैनिंग से। अवध की जो बेगम है, बेगम हजरत महल, उनके जो भी सपोर्टर थे वो उनके बेटे के भी सपोर्टर थे, ब्रिटिश कादर जिसको रूलर नहीं बनने दिया जा रहा था। वैसे अवध में मौलवी अहमदुल्ला भी एक्टिव थे, फैजाबाद वाले, मतलब अयोध्या में एक्टिव थे। अवध बेटे, अवध के अंदर ही तो लखनऊ है। अवध मतलब यूपी, यूपी के अंदर लखनऊ है ना। तो यहाँ पे एक बड़ी खतरनाक चीज होती है, फिर से मैं बोलना चाहूंगा। खतरनाक क्यों? क्योंकि यहाँ पे हुई सीज ऑफ लखनऊ। ये किताबों में नहीं मिलेंगी चीजें आपको। तो सीज ऑफ लखनऊ आप देख सकते हैं, गोलीबारी बहुत हुई। कोलिन कैम्पबेल ने आके कंट्रोल किया इस चीज को। आप विश्वास नहीं करोगे, हेनरी लॉरेंस को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। जॉर्ज स्मिथ नील मारा गया, हेनरी हैवलॉक मारा गया सीज ऑफ लखनऊ की वजह से। तो ये बहुत बड़ी बात हुई कि किस प्रकार से 3 बहुत सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे उनको जान से हाथ धोना पड़ा सीज ऑफ लखनऊ में, जो कि 1857 में हुई है। इस बात को जरूर याद रखना, ये चीज आपको किताबों में नहीं मिलेंगी जो मैं बता रहा हूं। लक्ष्मीबाई इसलिए फेमस है रानी लक्ष्मी क्योंकि बहादुर थी बेटे, सिंपल सी बात। अब हमने क्या देखा, एनीवेज, यहाँ पे जेम्स ऑटरम बहुत एक्टिव था, कोलिन कैम्पबेल एक्टिव था। इन्होंने जैसे तैसे आके लखनऊ में कंट्रोल जमाया और बेगम हजरत महल को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा, एंड शी वेंट टू नेपाल, और वहीं पे उनकी डेथ हुई 1879 में। तो आप ये मान के चलो 22 साल तक वो नेपाल में रही हैं।
ठीक है, तो बहुत हिफाजत से उनको नेपाल में रखा गया। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अविराज बहादुर थे, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहादुर थी, और वेस्टर्न मीडिया ने भी, मतलब वेस्टर्न ऑथर्स ने भी कुछ लिखा है उनके बारे में काफी, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। चलिए अब मूविंग अहेड, कुंवर सिंह की बात करते हैं। बिहार में बहुत एक्टिव थे। क्वेश्चन सिंपल आएगा, कुंवर सिंह कहां एक्टिव थे? बिहार। तो ध्यान दीजिएगा, कुंवर सिंह ऑलमोस्ट 80 साल के थे, 80 ईयर्स की एज थी, जमींदार हुआ करते थे अपने टाइम पे। इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ बिहार में ऑर्गेनाइज किया सपोर्ट, बहुत शानदार तरीके से ये फाइट कर रहे हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए, वी शुड बी नोइंग अबाउट दिस एज वेल। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें दिक्कत वाली बात होगी, एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर। हाँ जी, हाँ जी, समझ आया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मूविंग अहेड, हम लोग जैसे बात करते हैं इलाहाबाद बनारस, वहां पे कौन एक्टिव था? मौलवी लियाकत अली खान। अब इनके बारे में ज्यादा याद नहीं रखना, फैक्ट है, याद रख लो इसको, ऐसे ही काम आ जाएगा कि भाई साहब मौलवी लियाकत अली खान वहां पे एक्टिव है, दैट्स इट। मैं उतनी डिटेल देने जाती थी एग्जाम के हिसाब से, फालतू में भी क्या ज्ञान देना। और रोहिलखंड जो एरिया यूपी का, वेस्टर्न यूपी, वहां पे खान बहादुर खान रोहिल्ला बहुत एक्टिव थे, यहां तक कि ये तो ब्रिटिश से बिल्कुल डरते भी नहीं थे। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको जगह जगह पे बताई कौन कौन से लोग एक्टिव हैं, लेकिन एक बड़ी खास चीज है, मैं स्पेशल टेबल बना के लाया हूं आपके लिए, वो थोड़ा सा देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो कोलिन कैम्पबेल का मैं नाम लेना चाहूंगा बार बार, क्योंकि आपको पता कमांडर इंडियन फोर्सेस के तो कोलिन कैम्पबेल थे। तो कोलिन कैम्पबेल ने कहां कंट्रोल किया रिवोल्ट को? इन्होंने किया बेटे कानपुर में, बरेली में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाद में लखनऊ तक में कोलिन कैम्पबेल का एक रोल रहा है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि हेनरी लॉरेंस तो मारे गए थे, ही डाइड, उसके बाद तो कोलिन कैम्पबेल ने संभाला मोर्चा। तो कोलिन कैम्पबेल कानपुर, लखनऊ, बरेली, यहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव है, याद रहेगा, बहुत अच्छे से मैं समझा दिया। जनरल ह्यूज रोज जो है, ही इज वेरी मच एक्टिव इन झांसी एंड ग्वालियर। दिल्ली में जॉन निकलसन ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है ब्रिटिश की तरफ से, और कर्नल ऑन्सल इलाहाबाद बनारस और विलियम टेनल बिहार, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा कोलिन कैम्पबेल, ये याद रखिएगा। फाइन, तो आई होप आपको रीजन जरूर समझ आ रहा है कि भैया मैं क्यों इसके बारे में बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मेरी मासी जी का बेटा है, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई वो कमांडर इन चीफ थे, इन अंडरस्टैंड द ग्रेविटी, स्वयं प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन उनको भेज रहे हैं भारत में, गेटिंग इट? हाँ जी अमित, बिल्कुल। तो लॉर्ड पाल्मर्स्टन, ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस समय रिवोल्ट के टाइम पे? इट वाज लॉर्ड पाल्मर्स्टन, याद रखिएगा। उन्होंने कहा था भैया इज्जत बचा लो हमारी इंडिया जाके, बस इतनी सी बात है। हाँ जी, हाँ जी, बेसेंट आयर, बेसेंट, यार मुझे समझ नहीं आया ये, ठीक है, हिस्ट्री में इतनी सारी डेट्स होती हैं, सब याद नहीं करनी होती ना। भूपेंद्र, ये जो क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से बता रहा हूँ सर, प्लीज एक बार आप अपना व्हाट्सएप वाला नंबर, ठीक है, मैं दे दूंगा 100 मिनट उम्र। तो आपने पूरा जो एस्पेक्ट है इसको पिक कर लिया, आई होप इसमें तो किसी को 1% भी डाउट नहीं होगा, एवरीबडी इज वेरी क्लियर अबाउट दैट। बस मतलब आप अपने आप पे बस भरोसा रखो, यू विल बी गुड टू गो। मैं नंबर देखिए, इस नंबर पे से व्हाट्सएप ही चलेगा, आई हार्डली विल पिक अप द कॉल। ये है 7303525142। चलिए, सो ये बेसिकली दिस इज द वन। ये मैं स्पेशली इसीलिए रखा है, सो इन केस यू गाइस हैव एनी डाउट सो यू शुड अगेन। आपने किया था मैसेज, अच्छा चलिए मैं देख लूंगा, वो मेरे पास मतलब वो पड़ा रहता है कहीं पे फोन, वो मैं उस गुफा से निकालता हूँ, उसको देख के वहीं गुफा में रख देता हूँ, बिकॉज़ आई एम समवन हु स्टेज वेरी मच अवे फ्रॉम द सोशल मीडिया। मेरे मेंटल पीस के लिए बहुत जरूरी है मैं सोशल मीडिया से दूर रहूं। चलिए, हाँ जी, नंबर लाओ, नहीं से मैं समझा नहीं अक्षय। चलो, पॉइंट क्लियर हो गया। जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, अब एक बात समझिएगा, नेक्स्ट जो बात निकल कर आती है वो क्या है, दैट इज हम लोग बात कर रहे थे इंग्लिश ऑफिसर्स की जिन्होंने कंट्रोल किया रिवोल्ट को, ये अब थोड़ा सा नोटिस कर लिया आपने। हैविंग सेड दैट, अब सबको पता है रिवोल्ट कामयाब नहीं हुई, कई कारण थे, यूनिटी की कमी थी, लीडरशिप उतनी अच्छी नहीं मिल पा रही थी लोगों को, लेकिन मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा, थैंक यू अभय, कि इसका इंपैक्ट बड़ा तगड़ा पड़ा भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट पड़ा। कैसे? ब्रिटिश की जड़ें जो थी हिल के रह गई थी, इस रिवोल्ट ने ब्रिटिश को एकदम हिला दिया था जड़ों से, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है उसको ब्रिटिश क्राउन को देनी पड़ी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को ठहराया गया रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिवोल्ट। उसको बोला गया कि भाई तुम्हारी वजह से रिवोल्ट हुई है, तो तुम्हारी जो पावर्स है उसको हम लोग छीन रहे हैं, ठीक है जी। नॉट ओनली दैट, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस किए गए, यूरोपियन सोल्जर्स की तादाद बढ़ा दी गई, इंडियन सोल्जर्स कई जगह कम किए गए हैं, यू गॉट टू नो दैट। एंड नॉट ओनली दैट, यहाँ पे मार्शल और नॉन मार्शल का भी कंसेप्ट आया। जैसे बंगाल में किसी ने पार्टिसिपेट किया, अवध ने पार्टिसिपेट किया, तो उनको बोल दिया आप नॉन मार्शल हो, और पंजाब वालों ने हेल्प किया सप्रेस करने के लिए, उसको बोला गया मार्शल हो। तो बाद में भी अगर आप देखो तो ज्यादा तादाद उन्हीं की रही जो ब्रिटिश की हेल्प कर रहे थे
रिवोल्ट को दबाने में, ताकि आगे कोई भी बड़ी रिवोल्ट ना हो सके। तो पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? मतलब ये बहुत बड़े पॉइंट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू सपोज्ड टू अंडरस्टैंड। तो इसको प्रॉपर तरीके से आप जानिए, समझिए, इसी से पूरी की पूरी जो क्लैरिटी है वो आपको मिलनी है। सॉर्टेड है जी। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ कोर्स ब्रिटिश की थी, और किसकी थी? बिल्कुल ब्रिटिश की थी जी, ईस्ट इंडिया कंपनी तो ब्रिटिश की ही थी। एनीवेज, अब एक पॉइंट समझिएगा कि ठीक है, मैं वही आपको बता रहा हूं, मैं इसमें कुछ ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस की आपको समझ नहीं आएगा, समझ सब आ जाना है प्रॉपरली, उसकी आप चिंता ना करो। ठीक है, अब हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि ब्रिटिश ने नई पॉलिसी अपनाई है। जैसे इंडियन जो है उनके खिलाफ तो डिवाइड एंड रूल है, जैसे अलग अलग रेजिमेंट बन गई, जैसे महार रेजिमेंट है, ये कास्ट के बेसिस पे बन गई। जाट रेजिमेंट बन गई, राजपूताना आप देखोगे राजपूतों की रेजिमेंट बन गई, सिखों की रेजिमेंट बन गई, बिहार रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट। तो ये कास्ट, कम्युनिटी, रीजन, रिलीजन के नाम पे एक तरह से रेजिमेंट्स बना रहे थे। कुमाऊं है, गढ़वाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैविंग सेड दैट, न्यू पॉलिसी इन्होंने रियलाइज की है फॉर इंडियन प्रिंसेस। ठीक है, इंडियन प्रिंस मतलब क्या? भारत के जो राजकुमार हैं, जो बड़े बड़े महाराजा हैं, इन्होंने बोला कि भाई उन्होंने तो हमारी मदद की रिवोल्ट को दबाने में, तो क्यों ना हम उनको अपना फ्रेंड माने। तो इसलिए गवर्नर जनरल को एक नया टाइटल दिया गया वाइसरॉय का, कि भाई जब भी आप भारत के प्रिंसेस के साथ बात करते हो तो अपने आप को वाइसरॉय बोलो, एक रिस्पेक्ट दो उनको। मैं बताया तो दीपराज। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऑफ सब्सिडियरी अलायंस जैसी पॉलिसीज को इन्होंने सस्पेंड करवा दिया कि हमें इन पॉलिसीज की तो आवश्यकता है ही नहीं। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ आया? मार्शल नॉन मार्शल कंसेप्ट है, जैसे मान लो पंजाब के लोगों ने सप्रेस करने में हेल्प किया रिवोल्ट को, तो उनको मार्शल बोला गया, और बंगाल में जिसने सप्रेस नहीं किया रिवोल्ट को, जिसने खड़ा किया रिवोल्ट को, उसको नॉन मार्शल बोला गया।